गुजरात में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद से कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी। ये यात्रा 60 दिन तक चलेगी, जिसमें कांग्रेस नेता अलग अलग जिलों में जनसभाएं करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि गुजरात की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की विदाई होने वाली है। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस का मेगा प्लान। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज। साल 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर सीधे जनता से जुड़ने का प्लान तैयार किया है। इसी प्लान के तहत आज गुजरात में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज भी हो गया। कांग्रेस की ये यात्रा अगले 2 महीनों तक चलेगी। इसके लिए कांग्रेस ने राज्य को 5 अलग अलग जोन में बांटा है, जिसके जरिए कांग्रेस ने गुजरात के हर जिले में जनता से संवाद की योजना बनाई है। यात्रा के दौरान हम तमाम चीज़ें लोगों के सामने रखेंगे। ये जन आक्रोश यात्रा तमाम मुद्दों पर अपने विचार सामने में रखेंगी और सरकार अगर अपनी कुंभकर्णीय नींद से अगर जागती नहीं है तो जनता के सहयोग से इस यात्रा के जरिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। ये भी इस यात्रा के दौरान हम कहने जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन और अनशन करना पड़ता है। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस अलग अलग जिलों में जाएगी और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगी। पिछले अनेकों वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संसार की तमाम समस्याओं को हल करके लोगों के जिंदगी में खुशहाली लाने की बात करी थी, लेकिन आज भी गुजरात में यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा हो, रोजगार हो, यहाँ की कानून व्यवस्था हो, यहाँ के दबे कुचले लोगों के सामने जो मुसीबत है वे हो, यहाँ की महिला है, यहाँ का किसान, यहाँ के खेत मजदूर, यहाँ के शहरी ग्रामीण तमाम लोग परेशान हैं। कांग्रेस का दावा है कि गुजरात सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। अब कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा के दौरान जगह जगह जनसभाएं करेंगी, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगी और इन सभी वर्गों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में 32 साल से बीजेपी की सरकार है। लोग खासे परेशान हैं। लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है। लोगों को लगता है कि चाहे वो किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, महिलाओं की बात हो, वो पुरजोर तरीके से नहीं रखी जा रही है। और उस बात को पुरजोर तरीके से रखने का, इस सरकार का पर्दाफाश करने का, जो विफलताएं हैं उनको उजागर करने का, और जिस तरह से कठपुतली का ये मॉडल गुजरात सरकार का है जो 2 लोग दिल्ली से चला रहे हैं, इसके बारे में कैसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से बात की जा सके, उस पर चर्चा हुई। बिहार में कांग्रेस के शर्मनाक हार से सबक लेते हुए शायद गुजरात में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि ये जन आक्रोश यात्रा जनता से सीधा संवाद करने और सरकार के खिलाफ आक्रोश को राजनीतिक मोड़ देने में अहम भूमिका निभाएगी। गांधीनगर से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी ने आज तक से विस्तार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस यात्रा का पूरा ब्लूप्रिंट बताया। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गुजरात कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत जो है कांग्रेस की 5 चरणों में जन आक्रोश यात्रा होने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर तुषार चौधरी, उनसे बात करते हैं। तुषार भाई, ये जन आक्रोश यात्रा जो निकल रही है, उत्तर गुजरात से शुरुआत हुई है, कौन से मुद्दे होंगे,
क्या प्रमुख मुद्दे और जनता के बीच ये यात्रा अभी क्यों निकाली जा रही है? देखिए, अभी कोई चुनावी माहौल नहीं है, नज़दीक में कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात की जनता परेशान है। आज भारी बारिश के कारण किसान परेशान है। जिस हालत में गुजरात की आज रास्ते की हो गई है, जिस तरह खड्डा है या रास्ता है वो पता नहीं चलता है, उससे पूरी जनता परेशान है। महंगाई की मार से भी लोग परेशान हैं और जो भ्रष्टाचार जो गुजरात में चल रहा है, कोई भी सरकारी दफ्तर में आप जाओ, बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं है और आए दिन इसकी खबरें भी आती रहती है। तो ये सब आक्रोश अभी जनता अपने दिल में भरकर बेचारी कोस रही है। तो ऐसी लोगों को, फिर वो किसान हो, खेत मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो, उच्च मध्यम वर्गीय हो, गरीब वर्ग का हो, रोज कमा के खाने वाला लोग हो, ऐसे सब लोगों को हम इस यात्रा के दौरान मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें मन में कौन सा आक्रोश है और ये समस्या हम सब जान के सरकार तक पहुंचाने की काम करने के लिए हम ये जन आक्रोश यात्रा लेके निकल रहे हैं। ये शुरुआत जो है बनासकाठा से हुई है। बनासकाठा में जो है ये शुरुआत होकर अंबाजी में यात्रा 60 दिन जो पहला चरण है वो ख़त्म होगा। तो कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह से आयोजन किया गया है, क्या 5 जोन में अलग अलग नेता जाएंगे, किस तरह से यात्रा का आयोजन है, किस तरह से वो पूरा प्लानिंग किया गया है? ये यात्रा हमारी ये 3 दिसंबर को समाप्त होगी। करीबन 13 दिन की ये यात्रा रहेगी और हमने सब गुजरात के नेताओं को भी आमंत्रित किया है और हर एक दिन कोई ना कोई टॉप लेवल का नेता उस यात्रा में शामिल होगा और अपने विचार रखेगा और लोगों को भी सुनेगा। ऐसा आयोजन प्रदेश समिति द्वारा किया गया है। अभी कोई चुनाव नहीं है, वैसे में सरकार के पास ये बात पहुंचे और लोगों के बीच कांग्रेस पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ जो है इस यात्रा को निकाला जा रहा है। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया राजनीतिक पारा गर्म कर गई। इस बीच SIR में लगे 2 शिक्षकों की मौत से अब शिक्षकों में भी गुस्सा है। आरोप है शिक्षक स्कूल के काम के साथ SIR का दबाव नहीं झेल पा रहे। गुजरात में SIR की प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक गुजरात के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाना है। इस प्रक्रिया में टीचरों को बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO बनाकर मतदाताओं के घर पर जाकर उनके वेरिफिकेशन के काम में लगाया गया है। लेकिन गुजरात में BLO का काम कर रहे 2 टीचरों की मौत के बाद SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खेड़ा जिले में सरकारी स्कूल के शिक्षक रमेश भाई परमार को SIR के काम में लगाया गया था। इसी बीच अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि रमेश भाई परमार SIR के काम के बोझ से परेशान है और इसी तनाव की वजह से उनकी मौत हुई है। इसी तरह गिर सोमनाथ जिले के शिक्षक अरविंद बाढ़ेर भी SIR के काम का दबाव नहीं झेल पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आज सुबह सुसाइड किया है। हाल में तो उनके जेब में से एक पर्ची मिली है जिसमें सुसाइड नोट में तो BLO की जो SIR की कामगिरी चल रही है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। SIR की कामगिरी की वजह से वे डिप्रेशन में थे। पूरा दिन और रात को बहुत लंबे समय तक जाग कर काम करते थे, इसलिए उन्होंने, और साथ में 23 तारीख तक हमें ये टारगेट जो अचीव करना है SIR की कामगिरी को 95% फिनिश करना था, वो हमारे लिए शिक्षकों के लिए इम्पॉसिबल जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए वो डिप्रेशन में थे। आत्महत्या करने से पहले 40 साल के शिक्षक अरविंद बाढ़ेर ने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया के काम में हो रही परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी के लिए लिखा, मेरे से अब ये SIR का काम नहीं हो सकेगा। मैं लगातार कुछ दिनों से थकान और परेशानी महसूस कर रहा हूँ। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरे पास अब अंतिम कोई विकल्प नहीं बचा। मेरा बैग यही है, उसमें कामकाज के सारे पेपर हैं, वो स्कूल में दे देना। इससे साफ है कि शिक्षकों को स्कूल की जिम्मेदारी निभाने के साथ जो BLO के रूप में SIR का काम करना पड़ रहा है,
उससे टीचर परेशान हैं। गुजरात भर में एसआईआर का कामकाज जारी है। बीएलओ के तौर पर शिक्षकों को ये कामकाज सौंपा गया है और 4 दिसंबर तक घर घर जाकर बीएलओ को जो भी मतदाता हैं उनकी सूची तैयार करनी है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार शैक्षिक महासंघ की तरफ से बीएलओ का कामकाज शिक्षकों को दिया गया है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों की जो मुख्य कामकाज है शिक्षा बच्चों को देना, उसमें तकलीफ का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन बीते लगभग 4 से 5 दिनों में गुजरात में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है, जिसमें एक शिक्षक की मौत हार्ट अटैक से, लेकिन दूसरे एक शिक्षक जो कि गिर सोमनाथ का है, जो बीएलओ के तौर पर कामगिरी करते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एसआईआर प्रक्रिया में लगे टीचरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टीचरों को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपे जाने से भारी आक्रोश है। ये जो एसआईआर प्रक्रिया है उसके ऊपर पूरे जो शिक्षक लोग हैं वो सारे के सारे एक दबाव महसूस कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे काम करना है, मगर करने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए वो नहीं हुई है। जो पर्याप्त समय चाहिए वो समय नहीं दिया गया है। बहुत जल्द में इतने सारे लोगों का एक साथ डेटा इकट्ठा करना, घर घर जाना, डोर टू डोर जाके हर एक व्यक्ति के सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको ऑनलाइन करना। हालांकि सर्वर चल नहीं रहा है और अगर काम नहीं हो रहा है तो ऊपर जो भी है चुनावी अधिकारी वो उनको नोटिस दे देते हैं और ये नोटिस की बदौलत एक दबाव मानसिक तौर पे शिक्षक महसूस कर पा रहा है। टीचरों ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि एसआईआर के काम में लगे टीचरों को देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठकर फील्ड में जाना पड़ता है। चुनाव अधिकारी लगातार फोन और मैसेज के जरिए टीचरों की मॉनिटरिंग करते हैं। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों को एसआईआर की प्रक्रिया के लिए ऐसे इलाकों में भी जाना पड़ता है जहां सवारी की सुविधा तक नहीं है। इन सब के बीच टीचरों को बीएलओ के काम के साथ साथ अपने स्कूल की जिम्मेदारी और परिवार में संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों ने आत्महत्या भी कर ली है, लिख के गए हैं। तो इतना सारा दबाव तंत्र की तरफ से नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षक अपना शिक्षा कार्य एक तरफ रखकर पूरा 90 दिन तक इसी प्रक्रिया में लगने वाला है। जब गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो वहां से इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता, फोटोज नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। 2002 की यादी में कौन से नंबर पे उनका नाम होता है वो मतदाता को नहीं मालूम ना। तो वो ढूंढना, वो करना, ये बहुत सारी लंबी प्रोसेस है और ये लंबी प्रक्रिया के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, जो वक्त नहीं दिया गया है। और ऊपर जो भी कचहरी से फोन आता है उसकी बदौलत जो शिक्षक है बहुत दबाव महसूस कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया से परेशान 2 टीचरों की मौत के बाद अब शैक्षिक संघों ने इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ ने एसआईआर की ऑनलाइन प्रक्रिया का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गुजरात की अगर बात करें तो बहुत ही भारी संख्या में शिक्षकों की अछत है, शिक्षकों की कमी है। इस बीच जो शिक्षा का काम है वो भी कहीं ना कहीं उसमें बड़ी संख्या में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं सरकारी, उसमें भी नुकसान पहुंच रहा है। और शिक्षक अब जब बीएलओ का काम कर रहे हैं तो उसमें भी परेशानी। और अब तक गुजरात में 2 शिक्षकों की मौत के बीच जो शैक्षिक महासंघ है उसने ऑनलाइन कामगिरी का बहिष्कार किया है। आज शाम आने वाले दिनों के लिए रणनीति अब घड़ी जानी है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। सूरत में एक नई शुरुआत हुई। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को नई दिशा देने वाला एक कदम है। गुजरात की सूरत महानगर पालिका ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक बस की शुरुआत की। महिलाओं के लिए ये बस रहेगी और इसे चलाने वाली भी महिलाएं ही होंगी। गुलाबी रंग में सजी धजी ये बस सूरत की पहली पिंक बस है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकेंगी। इस बस की ड्राइवर भी महिला है। सूरत महानगर पालिका ने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए ये पहल की है। सूरत महानगर पालिका में ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष सोमनाथ भाई मराठे ने नारियल तोड़कर और झंडी दिखा करके बस को बीआरटीएस रोड पर रवाना किया।
सूरत में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष तौर पर पिंक बस की शुरुआत की गई है और मैं यहां पर पहुंचा हूं। देखेंगे आप, इस पिंक बस पर महिला चालक ही बस को चला रही हैं, जो स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। और अब ये पहली मतलब बस सूरत की न सिर्फ गुजरात की ये पहली बस है और गुजरात की पहली बस में महिला ही इसके चालक है और महिला ही इसमें सवारी कर सकेंगे। आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और पीछे भी आप देखेंगे तो वहां पर भी बच्चियां और महिलाएं बैठी हुई। इस पिंक बस की चालक मध्य प्रदेश की रहने वाली निशा शर्मा है, जो पहले कभी इंदौर में BRTS बस चलाया करती थी। पिछले 4 सालों तक इंदौर में BRTS बस चलाने के अपने अनुभव का इस्तेमाल अब वो सूरत की सड़कों पर करेंगी। सूरत की पहली महिला BRTS बस ड्राइवर बनकर निशा शर्मा बेहद खुश हैं। निशा का कहना है कि देश भर में आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया है और मुझे ड्राइविंग करने में खुशी मिलती है। देखिए, मैं पहले इंदौर में 4 साल से बस चला रही हूँ BRTS में। सूरत में मेरा पहला चांस है। अच्छा, तो खास करके क्या तकलीफें रहती हैं, खासकर महिलाओं के लिए कितना अजीब सी बात रहती है ये बस चलाना? देखिए, इतना बड़ा वाहन चलाना इतना आसान भी नहीं होता है। बस इतना है कि इरादे नेक रखो और हौसले बुलंद रखोगे तो सक्सेसफुल जरूर होगे। और फैमिली का सपोर्ट, उसके बाद में जैसे भी मैं सूरत सिटी में नहीं आई हूँ तो सूरत सिटी के वासियों का भी मेरे को सपोर्ट चाहिए, तभी तो मैं सक्सेसफुल होंगी। सूरत में अभी 450 इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, जिनमें कुछ खास BRTS रूट पर महिलाओं के लिए खास पिंक बसें भी शामिल हैं। अब तक पिंक बस सर्विस को ट्रेंड महिला ड्राइवर की कमी के कारण सिर्फ पुरुष ड्राइवर ही चलाते थे। निशा शर्मा की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अब एक फुल साइज 12 मीटर इलेक्ट्रिक बस चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस उपलब्धि को अधिकारी सूरत और पूरे गुजरात के लिए गर्व का पल बताते हैं। सूरत के अंदर प्रथम महिला ड्राइवर आज हमारी जो महिलाओं के चलने वाली जो पिंक बस है, ये पिंक बस 12 मीटर की बस है, हेवी बस है। हेवी बस चलाने के लिए हम बहुत पहले से ही महिला ड्राइवर की पहल में थे। आज हमें सफलता मिली है और गुजरात सूरत का एक बस चलाने वाली महिला हमें जो मिली है, हम पहला नंबर पे सूरत आगे आया है। आने वाले दिनों में जो 13 रूट है, 13 रूट पे हम जो महिलाओं के लिए स्पेशल बस दौड़ाने वाले हैं और भी महिलाओं को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं जिनके पास भी बस चलाने का अनुभव हो, आगे आए और सूरत के अंदर उनके लिए वैकेंसी खाली है। अभी तो ये अपना है रूट पे अपने चला रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दर एक रूट पे जो 13 रूट है BRTS के, हमें जो 600 बस हमको मिलने वाली है। हमारे बसेस जो ऑर्डर हमको मिल जाएगी, उसके बाद हम सभी रूट पे एक बस चलाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। सूरत महानगर पालिका का कहना है कि महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए अभी भी वैकेंसी खुली है और शहर की महिला एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार है। महानगर पालिका ट्रांसपोर्ट विभाग का मानना है कि निशा के अपॉइंटमेंट में और भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करियर बनाएंगी। तो पहले हम आपको बता दें, पिंक ऑटो भी सूरत महानगर पालिका द्वारा शुरू किए गए थे, जिनका संचालन भी महिलाएं ही कर रही थी और महिलाएं भी उनमें सफर कर रही थी। अब बस की बारी आई है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देखते रहिए आज तक।